नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, आज सुबह सुबह ही जो संकेत आया है उसने शाह के लिए मुश्किलों का नया तूफान खड़ा कर दिया है। देश के गृह मंत्री चारों तरफ से घिर चुके हैं और सवाल यह है कि अब शाह और उनके खास ज्ञानेश कुमार बचेंगे कैसे। मोदी शाह की रातों की नींद क्यों उड़ गई है? आखिर 22 नवंबर की सुबह ऐसा क्या विस्फोटक अपडेट आया है जिसने दिल्ली दरबार में हड़कंप मचा दिया और सत्ता के गलियारों में खामोशी सी छा गई? क्यों कहा जा रहा है कि इस बार फंदा केवल ज्ञानेश के गले में नहीं बल्कि मोदी शाह की पूरी जोड़ी के ऊपर भी कस रहा है? चलिए दोस्तों, आपको पूरी कहानी खोलकर बताते हैं। दरअसल मोदी शाह ने सत्ता को अपनी जागीर समझ रखा है। जनता जाए भाड़ में, देश की प्रतिष्ठा जाए तेल लेने, सच्चाई मर जाए, कोई फर्क नहीं है, बस कुर्सी बचनी चाहिए। यही इनका फार्मूला बन चुका है। अमेरिका और चीन की रिपोर्ट ने तो इनकी पोल वैसे ही खोल दी है। रिपोर्ट साफ कहती है पहलगाम वाला ऑपरेशन शाह की घोर नाकामी थी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बढ़त मिली, भारत को नहीं। चीन की टेक्निकल मदद से हमारी फाइटर जेट गिराए गए और इस भयंकर फेलियर के बाद मोदी जी किसके लिए चीन गए थे? अपने दोस्त अडानी के प्रोजेक्ट पर साइन करने। देश का नुकसान हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, मगर अडानी के फायदे में 1 सेकंड की देरी नहीं होनी चाहिए। इधर देश में लाल किला ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इनकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई है कि उसे पाकिस्तानी आतंकी हमला तक नहीं कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुजराती भाई लोग ऑपरेशन सिंदूर को अभी होल्ड बता रहे थे, रोका नहीं बताया था। कह रखा था कि आगे अगर आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वार मानकर पाकिस्तान पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन जैसे ही धमाका हुआ, डर के मारे प्लान चुपचाप बदल दिया गया। इनसे बड़ा ढोंग कहीं नहीं देखा होगा। इधर देश की सारी समस्याएं किनारे और ये 2 गुजराती महारथी अपनी पूरी ताकत बिहार की कुर्सी पकड़े रहने के लिए खेल कर रहे थे। जैसे ही बंगाल चुनाव आया, फिर शुरू हो गया वही पुराना एल्बम, घुसपैठिए घुसपैठिए। बंगाल में भी यही राग, बिहार में भी यही सुर। सुनिए अमित शाह का ये बयान। सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। कोई घुसपैठिए को अधिकार नहीं है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणालिका को वो प्रदूषित करे और हमारे लोकतांत्रिक फैसले को प्रभावित करे। मित्रों, SIR देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। मैं आज यहां से अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता SIR की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग के द्वारा चल रही है उसका पूरा समर्थन करे। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं उन राजनीतिक दलों को जो घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। बिहार के चुनाव देश की जनता का मैंडेट है और वो मैंडेट घुसपैठियों की उपस्थिति के खिलाफ। जो दल घुसपैठियों को सुरक्षित करने के लिए, मतदाता सूची में सुरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज्ञात होना चाहिए कि देश की जनता कभी ऐसे इरादों का समर्थन नहीं करेगी।
तो सुना आपने, बिहार के बाद अब बंगाल में भी अमित शाह घुसपैठिए का राग आलापना शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, बिहार में भी मोदी, शाह और पूरा आईटी सेल यही चिल्ला रहा था कि एसआईआर से घुसपैठिए हटाए जाएंगे। लेकिन जब एसआईआर की अंतिम लिस्ट आई और ज्ञानेश कुमार से पूछा गया, भाई साहब कितने घुसपैठिए मिले, तो वही चुप्पी ओढ़कर बैठ गए, मतलब एक भी नहीं। लेकिन अब बंगाल में फिर वही पुराना राजनीतिक सुर बजाकर लोगों को डर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपने ही राज्य असम में, जहां उनके सरकार है, जहां उनका नफरती भाषण देने वाला मुख्यमंत्री बैठा है, वहीं पर एसआईआर रोक दिया गया है, क्योंकि असम एनआरसी में सबसे ज़्यादा नाम हिंदू समुदाय के कटे थे और इससे मोदी शाह की पूरी राजनीति स्क्रिप्ट धराशायी हो गई थी। इसलिए वहां सिर्फ वोटर लिस्ट में अपडेट किया जा रहा था, नागरिक की जांच नहीं। असम में जो 3.3 करोड़ आवेदनों में से 19 लाख लोग बाहर हुए थे, उनमें बहुसंख्यक बंगाली हिंदू थे जो दशक भर से असम में बसे हुए थे। तो क्या अब अमित शाह बताएंगे कि आखिर उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? यह हिंदू मुसलमान का खेल सिर्फ चुनाव के समय याद आता है। हजारों केस विदेशों में फंसे पड़े हैं, फैसले अटके हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन मोदी शाह सिर्फ प्रचार और सत्ता की बाजीगिरी में उलझे हुए हैं। टीएमसी की सांग्रिका घोष ने शाह को सीधे सीधे नाबालिग गृह मंत्री बता दिया। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो बॉर्डर की सुरक्षा किसकी नाकामी है, आपकी या विपक्ष की? बीसीएफ आपके अंडर में आता है, आप क्या कर रहे हैं? विपक्ष की सरकार तोड़ने में बिजी है या मैदान छोड़कर भाषण देने में? सागरिका ने कह दिया ये होम मिनिस्टर बनने लायक नहीं है, इस्तीफा दे देना चाहिए। दोस्तों, बिहार में एनसीआर का सच और भी घिनौना है। ज्ञानेश कुमार जो खुद को ईमानदारी का पुजारी बताते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हा करते आए और बोल गए कि राहुल से माफी मांगनी चाहिए। मतलब चुनाव आयोग की गरिमा को इन लोगों ने सरेआम नीलाम कर दिया है। एसआईआर में 18 लाख हटाए गए, 25 लाख ट्रांसफर किए गए, 7 लाख डुप्लीकेट हटे, मगर घुसपैठियों का एक भी शब्द नहीं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सीधे सवाल पूछा, जब मोदी शाह हर मंच पर घुसपैठिए चिल्लाते हैं तो आयोग के पास इसका कोई डेटा नहीं? क्योंकि एसआईआर घुसपैठ रोकने का नहीं, वैध वोटरों को कतरने का खेल बन चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ा तमाचा लगा था जिस दिन ज्ञानेश कुमार बेशर्मी से चुनाव आयोग की तारीखें घोषित कर रहे थे। उससे ठीक 4 घंटे पहले बिहार सरकार लोगों को खाते में पैसे भेज रही थी। कहां मर गई थी ज्ञानेश कुमार की ईमानदारी? कहां गया था उनका संविधान वाला भाषण? पूरा सिस्टम सत्ता के आगे घुटने टेक चुका है। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।